गुड मॉर्निंग, मैं शोभा सक्सेना। मैं आज आप लोगों को रासायनिक अपक्रियाओं का जो पहला चैप्टर है उसके आगे कल हमने चर्चा की थी रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में, संयोजन अपक्रियाओं के बारे में और इसके अलावा वियोजन अपक्रियाओं के बारे में आज आगे पढ़ाते हैं। आज शुरू करते हैं विस्थापन अपक्रियाओं। विस्थापन अपक्रियाएं या इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो विस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं? जैसा कि उनका नाम है विस्थापन अपक्रिया, अर्थात ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की अपक्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन अपक्रियाएं। एक बार और सुन लीजिए, विस्थापन अपक्रियाएं वह अपक्रियाएं होती हैं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। तो इसलिए इन अपक्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन अपक्रियाएं। एग्जाम्पल के रूप में हम बता सकते हैं, जैसे यदि लोहे की कील को हम फेरस कॉपर सल्फेट के विलयन में, यदि हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कॉपर जो होता है वो विस्थापित हो जाता है। अपक्रिया को हम इस प्रकार से बता सकते हैं, Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। इसमें हम देखेंगे कि जो Fe है लोहा, यहाँ पे है कॉपर सल्फेट। जो कॉपर है तो कॉपर जो होता है वो लोहे की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। लोहा जो होता है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए लोहा जो होता है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। और जब कॉपर को विस्थापित कर देता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ पे हो जाएगा Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। ये लोहा है, ये कॉपर सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है, ये कॉपर जो होता है अपने विलयन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। अगले एग्जाम्पल के रूप में भी हम बता सकते हैं, जैसे अगला एग्जाम्पल है, यदि हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन नीले रंग का होता है, यदि उसमें हम जिंक की पट्टी डालते हैं तो उसका रंग क्या होता है, बदल जाता है। इस प्रकार अपक्रिया तो उसका जो रंग बदल जाता है वो इसलिए बदल जाता है क्योंकि बनने वाला उत्पाद जो होता है वो बदल जाता है। इसको हम इस अपक्रिया से दर्शा सकते हैं, Zn प्लस CuSO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। इसमें हम देखेंगे कि जिंक जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, और जब जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है तो Cu को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और इसका रंग नीला होता है और ZnSO4 का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है, क्योंकि बनने वाला उत्पाद क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को हम विस्थापन अपक्रियाओं के नाम से जानते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे द्विविस्थापन अपक्रियाओं के बारे में। द्विविस्थापन अपक्रियाएं इसके बाद जो है द्विविस्थापन अपक्रियाएं होती हैं, इंग्लिश में उसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आगे चर्चा करेंगे हम द्विविस्थापन अपक्रियाओं के बारे में। द्विविस्थापन अपक्रिया इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। द्विविस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं? द्विविस्थापन अपक्रियाएं ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिसमें जब दो यौगिक परस्पर क्रिया करते हैं तो उनके आयनों में परस्पर अदला बदली हो जाती है। एक बार और सुन लीजिए, द्विविस्थापन अपक्रियाएं वह अपक्रियाएं होती हैं जिनमें दो यौगिक जब परस्पर क्रिया करते हैं तो उनके आयनों में परस्पर अदला बदली हो जाती है, और इस प्रकार की अपक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रियाएं। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दें, Na2SO4, इसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। Na2SO4 सोडियम सल्फेट होता है। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो ये उत्पाद के रूप में बनाता है BaSO4 प्लस 2NaCl।
इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पे जो Na है ये सोडियम आयन के रूप में होता है, Na पॉजिटिव होता है, SO4 जो होता है 2 नेगेटिव होता है, Ba जो होता है 2 पॉजिटिव होता है, Cl जो होता है 1 नेगेटिव होता है। जब ये परस्पर क्रिया करते हैं तो जो Ba 2 पॉजिटिव होता है SO4 2 पॉजिटिव के साथ संलग्न हो जाता है, इसके साथ जुड़ जाता है, और Na जो होता है 1 पॉजिटिव Cl 1 नेगेटिव के साथ जुड़ जाता है, और इस प्रकार से जुड़कर NaCl के साथ जुड़कर NaCl का निर्माण करता है, और BaSO4 के साथ जुड़कर BaSO4 का निर्माण करता है या बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है। और इस अपक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया, क्योंकि इस अपक्रिया में 2 यौगिक हैं, एक है Na2SO4, दूसरा है BaCl2, और दोनों यौगिकों के तत्वों का आपस में क्या हो रहा है, विस्थापन, इसलिए इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया है। आगे हम चलते हैं, और भी अपक्रियाएं हैं, जैसे उपचयन तथा अपचयन अपक्रिया। अगली अपक्रियाएं हैं उपचयन तथा अपचयन अपक्रियाएं। उपचयन तथा अपचयन अपक्रिया। उपचयन अपक्रियाओं को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन। रिएक्शन। हम बात करेंगे उपचयन तथा अपचयन अपक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया होती हैं उपचयन तथा अपचयन अपक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे उपचयन अपक्रिया की। उपचयन अपक्रिया या इसी को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया क्या होती हैं? ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई भी यौगिक जो होता है ऑक्सीजन के साथ योग करता है या हाइड्रोजन के साथ का ह्रास करता है या त्याग करता है, या हाइड्रोजन में क्या होती है, कमी होती है। एक बार और समझिए, उपचयन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ योग करता है तथा उसमें हाइड्रोजन की कमी होती है या ह्रास होता है, इसको हम कहते हैं उपचयन अपक्रिया। इसके अलावा अपचयन अपक्रियाएं भी अपक्रियाएं होती हैं जिनमें हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन में कमी होती है या ऑक्सीजन को त्यागता है, उसको हम कहते हैं अपचयन अपक्रिया। सबसे पहले हम उपचयन अपक्रियाओं का उदाहरण के रूप में बता सकते हैं, जैसे C कार्बन प्लस O2 इक्वल टू हो जाएगा CO2। इसमें हम देखेंगे कि कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है और CO2 का निर्माण हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का योग होगा, अर्थात यह क्रिया कहलाएगी आपकी उपचयन क्रिया। इसके हम और उदाहरण के माध्यम से भी बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2। इस समीकरण में दोनों प्रकार की अपक्रियाएं हो रही हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि CuO जो है Cu में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या हो रही है, कमी। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है किसी भी अपक्रिया में तो वो कहलाती है अपचयन। वो क्या कहलाती है, अपचयन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि H2 अकेला था और H2 जो है इस तरफ H2O में कन्वर्ट हो रहा है, H2O में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, योग। जब ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको हम कहते हैं उपचयन। इसको हम क्या कहते हैं, उपचयन। एक बार और क्लियर कर लेंगे, CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। यहाँ पे हम देखेंगे जो कॉपर ऑक्साइड है CuO है, ये Cu में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी। तो ऑक्सीजन की कमी को हम कहते हैं अपचयन। H2O सिंगल था, H2O में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है और योग को हम कहते हैं उपचयन। तो यहाँ पे ऊपर वाली क्रिया अपचयन का काम कर रही है, ऊपर का जो एरो है ये अपचयन को दर्शाता है और नीचे जो है H2 का H2O में उपचयन हो रहा है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उपचयन क्रियाएं क्या होती हैं, अपचयन क्रियाएं। एक बार और
उपचयन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, O2 के साथ क्रिया करके CO2 में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात ये उपचयन अपक्रिया है। अपचयन अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन में कमी होती है तथा हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि Cu जो है Cu में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन में क्या हो गई, कमी। इसको हम कहते हैं उपचयन तथा अपचयन अपक्रियाएं। इसके बाद हम बात करेंगे अगली अपक्रियाओं के बारे में, जिनको हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया। रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं ताप के अनुसार दो प्रकार की होती हैं। हम बात करेंगे ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगली अपक्रिया है ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया। समय अभाव के कारण इनकी चर्चा कल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इसके अलावा संचरण, विकृत गंधता, इसके साथ ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट मिलती है अगले दिन। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.